भाई चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल करे ना आप लोगों ने, तो चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल भी करे हैं, थ्योरी भी करी है, उसी प्रकार से चैप्टर नंबर 1 भी चल रहा है, इसके भी 14 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो आपको लगातार साथ में न्यूमेरिकल भी करने हैं और लगातार थ्योरी भी करनी है। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो पूछ सकते हो क्लास के बाद में, कई बार बोला है। आज के फ्राइडे है, एक दिन और बचा है बस, उस दिन के बाद में कोई बच्चा मेरे से 4th चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। मैंने साफ बोल रखा है, कोई पूछ सकता है मेरे को संडे से पहले। संडे से कोई टेस्ट होने वाला है और संडे को जो टेस्ट होगा क्या होगा, सारी न्यूमेरिकल की शीट का टेस्ट होने वाला है, उसके लिए रेडी रहो। यानी जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना, अगर इसी तरीके से पढ़ते रहो 95 प्लस तो तुम्हारे आराम से, आराम से, कोई अलग एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यानी डायरेक्टली आ जाएंगे, उठ के आ जाएंगे, तो हम पता नहीं लगेंगे कैसे आएंगे। हर साल आते हैं भैया, हर साल बच्चों के आते हैं। ये 11th नहीं है, कौन सी क्लास है, 12th, और 12th में नंबर लाना ईजी होता है, वास्तविकता है। 11th के कंपैरिजन में 12th में नंबर लाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको पता भी लग रहा होगा कि 12th की फिजिक्स आई थिंक ईजी, आपको ऐसा लग रहा होगा अंदर। 11th की याद करो, कठिन थी। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी लग जाते हैं और ईजी लग जाते हैं, क्योंकि सच में ईजी है यार, ये मजेदार है। इसी प्रकार 9th और 10th भी थी। 9th क्लास कैसी थी, 9th क्लास थोड़ी टफ थी और 10th क्लास ईजी थी। 10th में नंबर लाने, 12th में भी नंबर लाने, हमारा सिस्टम है ना ऐसा, इसलिए ईजी रखा गया है इन्हें, इसमें नंबर बच्चा ला सके। बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के पढ़ाई करोगे तो नंबर नहीं आ सकते। यानी आपको ये देखना है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बस उसी पर पूरे साल फोकस करना है। और जिस भी महीने के बाद में ग्राफ लगे नीचे जा रहे, उस वक्त रुक जाना, थोड़ा ठंड खा लेना। अभी कल क्या हुआ, मेरे को विज्ञान में कुछ बच्चे मिले, वो छोटी क्लास के थे, ऐसे ही मैं जा रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, पकड़ लेते, बड़ा प्रेम है बच्चों को मेरे से, पता नहीं क्यों, तो आगे घेर लिया उन्होंने। कह रहे सर हम 10th में आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मन लगता है पढ़ाई में। मैंने कहा अभी आए हो क्या, कह रहे हाँ। मैंने कहा लगता है मैंने कहा अभी आए हो इसलिए लग रहा है, 1 महीना बिताओ, 2-3 महीने बिताओ, अभी 1 महीना ना शुरू का। भाई जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो सब उससे खेलते हैं, जब बड़ा हो जाता है उसी को लात मारते, भाग यहाँ से, तंग करने आ गया। ये वास्तविकता है। छोटे बच्चे किसको बुरे लगते हैं भाई, जिसको बुरे लगते हैं जरा बताना मेरे को, मारूंगा उसे, ठीक है। छोटे बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। बस ये है बच्चा अच्छी हरकतें करे है, अगर बच्चा गंदी हरकतें करेगा तो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। हरकतें मतलब आई मीन टू से क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, कुछ गंदगी ना फैलाए, जब तक अच्छा लगता है। हंसने की जरूरत नहीं बेटा, तेरा बच्चा होगा तो तेरे को अच्छा लगेगा, चाहे वो गंदगी भी फैला दे। तो कहने के बाद क्या, शुरू में जब भी हम क्लास किसी नई क्लास में आता है हमें अच्छी लगती है शुरू में, पर समय बीतने के साथ साथ में हमें लगता है ये तो डेली का काम है। क्योंकि मान लो एक इंसान है जो डेली एक ही काम कर रहा है, आप डेली घर से निकलते हो, डेली इंस्टीट्यूट आते हो, डेली पढ़ते हो और डेली चले जाते हो, तो ये 1 महीने तक अच्छा लगेगा सिर्फ, उसके अंदर धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये चीज़ तो पूरे साल करनी है, रिलैक्स हो लेते हैं, ये होगा, तुम्हारे साथ भी होगा, हो रहा है अब धीरे धीरे वापस से। बहरहाल पिछली बार मैंने बोला था तो शायद अब नहीं होगा इतनी जल्दी, अभी एक महीने चलेगा, पर जैसे ग्राफ नीचे आने लगेगा वापस से एक दिन बोल दूंगा, फिर मैं आज नहीं बोलूँगा फिर मैं, क्योंकि अगर आज बोलने में चला गया पूरी क्लास चली जाएगी। तुम्हें पता है मैं 1.5 घंटे पर बोलता ही रहता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है पढ़ते समय कि मेरा ग्राफ नीचे जाना नहीं चाहिए। जब भी ऐसा लगने लगे ना कि बोरिंग हो रहा है, एक ही चीज़ एक जैसी हो रही है, उसी वक्त अपने आप को रोको, ठहरो और समझो, देखो, परखो और सोचो क्या गलती हो रही है, कुछ नयापन लेके आए, कुछ नयापन, यानी पढ़ने का तरीका कोई चेंज कर दो। अगर आपको लगता है एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, कुछ नया ले आओ, सोच के बैठ के अपने बारे में सोच लो, कुछ नया करते रहो हर महीने, ताकि मन लगा रहे। और जहाँ मन हटेगा वहाँ दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, और यही होता है सारे बच्चों के साथ में। पर जो बच्चा इस चीज़ को झेल जाता है ना, वो एग्जाम से ना 10 दिन पहले भी मौज काट रहा होता है, क्रिकेट खेल रहा होता है ग्राउंड में और 99 लेके आ रहा होता है। अभी जैसे कि कुछ बच्चे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, 12th क्लास की, अभी जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था इससे पहले वाला, उसमें बच्चों के 34 भी आए और डेली हर संडे क्रिकेट खेलने जाते थे, डेली मौज मस्ती करते थे, बाहर भी जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने पूरे साल और हर दिन मेहनत करी है इस वजह से, क्योंकि जब एग्जाम टाइम भी होते हैं और नॉर्मल रिलैक्स टाइम भी हो तो कर लेते हैं, यानी अपने टाइम टेबल पे होंगे। टाइम टेबल वाला टाइम टेबल नहीं कि 12 से 6 पढ़ना ही वाला नहीं, यानी उन्हें पढ़ना है बस और मौज भी करनी है। दोनों चीज़ों ने बैलेंस बना के चले तो नंबर भी आ रहे हैं और अब भी आएंगे उनके। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना पढ़ाई कठिन है, पढ़ाई ईजी है, पर सही तरीके से पढ़ना है, वो तरीका ढूंढ लो। अरे ऐसे हम जब पढ़ते थे, एक लड़का था तेजवीर नाम का, नाम उसका तेजवीर था। पूरे दिन, जिस दिन हम क्लास में जाएंगे, मान लो 12 बजे 1 बजे से हमारा स्कूल स्टार्ट होता था, हम तो गवर्नमेंट स्कूल के इंसान थे, 1 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को 6 बजे तक चलता था, वो अलग बात थी, हम कभी रुकते नहीं थे, ठीक है, 6 बजे तक हम पहले पीरियड के आदि घर होते थे। पर मान लीजिए किसी कारण वह स्कूल में ताले वाले पड़े हैं, नहीं निकलने दिया, प्रिंसिपल ने मान दिया, तो हमें तो रुकना पड़ेगा। वो लड़का सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहता था बुक खोल के बस। और वो लड़का मेरे साथ में 2nd क्लास से था, उसे बचपन से देखा हमने 10th क्लास तक, क्योंकि 10th के बाद मैंने साइंस ली थी तो उसने आर्ट्स ले ली थी। तो वो लड़का पूरे दिन बुक खोल के पढ़ता था, रीड करता था, सब वो लगता था भाई इतनी मेहनत करता है लड़का, तो टॉपर हुआ, टॉप मारेगा। लड़का फेल हो गया यार, क्या कमी रह गई,
रीड करना एक बात है, समझ के पढ़ाई करना दूसरी बात है, और स्ट्रक्चर से पढ़ाई करना वो तीसरी बात है। तो आपको तीसरे पहलू वाला इंसान बनना है, यानी स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करना है, तभी नंबर आएंगे। ठीक है, डेली क्लास में आप सब आ रहे हो, सबों के 99 आएंगे क्या? लिख के ले लो, नहीं आएंगे। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, नहीं आएंगे सबके, ये वास्तविकता है। पर किसी के 99 जरूर आएंगे, ये भी वास्तविकता है। अबे किसी के क्यों आएंगे? मैंने तो सबको एक जैसा ही पढ़ाया था, मैं तो डेली आया था, डेली खड़ा हुआ था, सब कुछ एक ही जैसा करता था, सबको स्ट्रक्चर सेम बताया था। उसके क्यों आए और तुम्हारे क्यों नहीं आए? ऐसा भी नहीं हो पढ़ने में तेज है, क्योंकि सारे बच्चे इक्वली होते हैं। क्योंकि जो बोला था आपने उस पर शायद पूरी अटल तरीके से मेहनत नहीं करी होगी, उस बच्चे ने कर ली होगी, बस इतना है। अगर सारे बच्चे उसी चीज़ को कर लो तो नंबर आ जाएंगे। पर बहरहाल मैं तो हर बार बोलता हूँ ये चीज़ें, नहीं करते ना बच्चे, वो भी बात है। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट क्लास की अगर बात करी जाए तो लास्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, यानी पहला जो है, वो स्टार्ट करा दिया गया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताओ स्टैटिक मीन्स क्या होता है? चार्ज किस पे होगा? रेस्ट पे। यानी अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है तो चार्ज से क्या निकलने वाली बताओगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पर अगर चार्ज मोशन में तो क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बताया गया था लास्ट क्लास में आपको। अच्छा, बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? यानी जिस चार्ज से जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां से वहां तक की डिस्टेंस, और जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पे क्या प्लेस करते हो? टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा मानते हैं? छोटा। कैसा मानते हैं? छोटा। हाथ के सिंबल को देख लिया करो, कैसा मानते हैं? ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और कैसा होता है? इमेजिनरी। हमें नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, ये बेसिक बातें हैं। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है? फोर्स की। यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? बिकॉज फोर्स कैसी क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों नेचर सेम। ये बताएं, यूनिट पढ़ी है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की? अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम। अगर के की बात करें जो कांस्टेंट देगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी? 9 × 10⁻⁹ थी। यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। बात करें एप्सिलॉन की के की उल्टी हो जाती है यूनिट, यानी सी स्क्वायर डिवाइड बाय एनएम स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या बताता है? किसी मटेरियल की एनर्जी को स्टोर करने की औकात या एबिलिटी या क्षमता कितनी है। इसके बाद में एप्सिलॉन बताता था। हाँ ना बोलो भाई। बेटा के आपको पता ही है 1/4πε0। ये बेसिक बातें थी। लास्ट क्लास के न्यूमेरिकल जो 14 दिए गए, तो अगर किसी को डाउट हो तो क्लास के बाद पूछ के जाना। क्लियर? अगर डाउट है तो किसी ने करे पूरी क्लास में 14 क्वेश्चन? मेरी मुंह के धागे तुम्हारी गर्मियों में आ लटके। बेटा 2 मिनट रुके, 5 मिनट में आते हैं, टोटल लगेंगे 7 मिनट।